See, what are the criteria for the selection of emulsifying agent? An ideal emulsifying agent should possess the following characteristic. It should be able to reduce the interfacial tension between the two immiscible liquids. As I told you before, emulsion is a biphasic liquid dosage form and it is also thermodynamically unstable, क्योंकि उसमें एक लिक्विड फेज जो होता है वो डिस्पर्स फेज में होता है, ठीक है ना। तो डिस्पर्स फेज का जो लिक्विड है, वो डिसकंटिन्यूस फेज का जो लिक्विड है, वो हर वक्त ट्राई करेगा कि वो कॉन्टिन्यूस फेज में आ जाए, मतलब सेपरेट लेयर हो जाए। तो वो कोशिश के कारण वो जो ग्लोबुल्स होता है, वो ग्लोबुल्स आके मर्ज होके सेपरेट लेयर फॉर्म करने का हर वक्त कोशिश में रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसमें इंटरफेशियल टेंशन बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो ये इंटरफेस मतलब वो जो दोनों वाटर, दोनों टाइप का जो मतलब लिक्विड है, एक ऑयल है और एक वाटर है, उसका जो इंटरफेस है उसमें बहुत टेंशन रहेंगे। तो ये टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट को डालते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इमल्सिफाइंग एजेंट कोई भी हो तो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने का उसका अच्छा कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। The emulsifying agent should be physically and chemically stable, should be inert and compatible with the other ingredients of the formulation, ठीक है। It should be non-irritant and non-toxic in the concentration used, should be non-irritant and non-toxic. It should be organoleptically inert, should not impart any color, odor or taste to the preparation. जैसे कि हम कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उसमें ऑर्गेनोलेक्टिव प्रॉपर्टीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनोलेक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स उसका कलर, ऑर्डर और टेस्ट, इसको लेके हम बोलते हैं ऑर्गेनोलेक्टिव प्रॉपर्टी। तो ऑर्गेनोलेक्टिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए कौन? इमल्सिफाइंग एजेंट। फिर इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड विस्कोसिटी ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है। तो क्या होते हैं जब जैसे कि इमल्सिफाइंग एजेंट हो गया बेंटोनाइट, वेगम वगैरह उस टाइप का इमल्सिफाइंग एजेंट, दोज इमल्सिफाइंग एजेंट टेंड्स टू एनहांस द विस्कोसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर एक प्रोडक्ट का विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपका जो कंटेनर है उससे आपका प्रोडक्ट को निकालना प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, आपका इमल्सिफाइंग एजेंट विस्कोसिटी भी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए जैसे कि प्रोडक्ट बाहर ना निकले। दैट थिंग शुड बी टेकन इनटू द consideration. It should be able to form a coherent film around the globules of the dispersed phase and should provide the coalescence of the should prevent the coalescence of the droplet of the dispersed phase. तो वही चीज़ है, इमल्सन का मेन काम है डिस्पर्स ग्लोबुल के सराउंडिंग में एक तो कोटिंग करना, और वो कोटिंग का मेन काम है डिस्पर्स ग्लोबुल जितना सारा है उसको कोलेसेंस होके सेपरेट लेयर होने से रोकना, ओके। दीज आर द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। द नेक्स्ट एक तो HLB वैल्यू, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। बेस्ड ऑन द हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस का मतलब है एक इमल्सिफाइंग एजेंट हो सकता है ज़्यादा हाइड्रोफिलिक हो सकता है ज़्यादा लिपोफिलिक हो, ठीक है ना। ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होने से भी प्रॉब्लम है और लिपोफिलिक होने से भी प्रॉब्लम है। तो लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक का बीच का होना चाहिए, उसका बीच का होना को बोलते हैं उसका बैलेंस। तो देयर शुड बी ऑप्टिमम hydrophilic and lipophilic balance in the emulsifying agent. That's where the numbers are given. तो अलग अलग HLB नंबर दिया गया है, तो नंबर्स के हिसाब से emulsifying एजेंट का यूज़ अलग अलग होता है। जैसे कि an HLB नंबर between 1 to 20 represents the relative proportion of the lipophilic and hydrophilic part of the molecule. High number मीन्स 8 to 18, 8 to अगर 18 है आपका
HLB number indicate a hydrophilic molecule and produce O/W emulsion. ये समझो, अगर HLB नंबर एक इमल्सिफाइंग एजेंट का 8 से 18 के बीच है तो वो O/W इमल्सन बनाने में हेल्प होता है। फिर इफ द HLB नंबर 3 से 6 के बीच है, अगर लो नंबर है तो इट इंडिकेट ए लिपोफिलिक मोलिक्यूल एंड प्रोड्यूस W/O इमल्सन। समझिए, तो ये चीज़ आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका W/O इमल्सन बनाने के लिए 3 से 6 के बीच HLB नंबर होने वाला इमल्सिफाइंग एजेंट आपको चाहिए। वैसा 8 से 18 से के बीच अगर HLB वैल्यू नंबर है तो उसको हम O/W इमल्सन बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है। Oil and waxy material have a required HLB number which help in selection of appropriate emulsifying agent when formulating emulsion. So liquid paraffin, for example, has a required HLB value of 4 to 4 to obtain a W/O emulsion and 10.5 for an O/W emulsion. Here the HLB scale, which are the HLB scale here given, means the emulsifying agent having the HLB scale 15 to 40, 1 to 3.5, it is used as the antifoaming agent. Emulsifying agent having the HLB scale between 3.5 to 8 is called water in oil emulsifier. ठीक है, एमल्सिफायर में यूज होता है जिसमें कि ऑयल एक्सटर्नल फेज में रहेगा। ठीक, और HLB अगर 7 से 9 के अंदर है, वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट के हिसाब से यूज होगा। अगर एमल्सिफाइंग एजेंट का HLB वैल्यू 8 से 16 के बीच है देन ऑयल इन वाटर एमल्सिफायर। ठीक है, ऑयल इन वाटर एमल्सन में वो यूज होगा। अगर HLB वैल्यू 13 से 16 के बीच है तो डिटर्जेंट, मतलब आपका शैम्पू, साबुन, इसमें सोप, इसमें सब यूज होगा अगर 13 से 16 के अंदर है। अगर HLB वैल्यू 15 से 40 के बीच है तो सोलुबलाइजर्स के हिसाब से यूज होगा, जो कि लो वाटर सोल्युबल ड्रग को सोलुबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट इमल्सिफाइंग एजेंट हैज़ द मल्टीपल यूज। इट एट द सेम टाइम ए इमल्सिफाइंग एजेंट based on its HLB value can be used as an antifoaming agent. It can be used as a oil in water emulsifier, can be used as a wetting and spreading agent, as well as the oil in water emulsifier. It can be also can be used as a detergent and solubilizer. ठीक है, तो emulsifying agent का उसका मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन है। तो these are the केमिकल अलग अलग है जिसका कि HLB वैल्यू उसमें दिया गया है। ठीक है ना, अलग अलग आपका इमल्सिफाइंग एजेंट है और जिसका HLB वैल्यू इसमें दिया गया है। पैकेजिंग, लेबलिंग एंड स्टोरेज ऑफ इमल्सन। डिपेंडिंग ऑन द यूज इमल्सन शुड बी पैक्ड इन suitable container. Emulsion meant for the oral use are usually packed in well-filled bottle having an airtight closure. ठीक है, तो बोतल में आप भरेंगे वो एयरटाइट होना चाहिए। लिटिल लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट आर पैकेज इन एम्बर्ड कलर बोतल। तो एम्बर्ड कलर आपका ब्राउन कलर का जो बोतल आता है उसमें क्या होता है, आपका जब लाइट उससे से गुजरता है तो वो UV लाइट फिल्टर होकर अंदर जाता है, इसलिए आपका प्रोडक्ट को ख़राब होने से या डीनेचर होने से मुक्ति मिल जाता है। ठीक है ना। सो दैट्स एम्बर्ड कलर आर यूज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द लाइट, स्पेशली फॉर द लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट। फॉर विस्कस इमल्सन वाइड माउथ कंटेनर शुड बी यूज। अगर एक विस्कस इमल्सन अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वाइड माउथ कंटेनर हम यूज़ करेंगे। द लेबल ऑन द इमल्सन शुड बी मेंशन दैट दीज प्रोडक्ट हैव टू बी सेकंड थ्रो बिफोर यूज। Any emulsion or suspension or biphasic liquid dosage form in the big letter should be mentioned, that is called the secondary level. It should be mentioned SAC well before use.
ठीक है ना, क्योंकि ये बाइफेजिक है, तो कोई भी इमल्शन हो या सस्पेंशन हो उसको सेकिंग करना बहुत ही ज़रूरी है यूज करने से पहले, क्योंकि उसमें एक फेज जो है वो डिस्पर्स फेज है और दूसरा जो है वो कॉन्टीन्यूस फेज है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि डिस्पर्स फेज का सारा ग्लोबुल्स क्लोज आ जाएं, क्लोज आ जाने के कारण उसको सेकिंग करने से वो फिर डिस्पर्स होगा, तभी हम अगर लेंगे वो चम्मच से उठाएंगे तो हम इक्विवेलेंट डोज ले पाएंगे, ठीक है। तो ये है। फिर एक्सटर्नल यूज प्रोडक्ट शुड क्लियरली मेंशन ऑन देयर लेवल दैट दे आर मींट फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। वो तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेंशन ही नहीं होगा तो हो सकता है कोई इमल्शन को एक आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो इंटरनल यूज है, ओरली लेना है या फिर सुपरफिशियली लेना है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग इमल्शन का काम अलग अलग है, ठीक है। कोई इमल्शन ऑइंटमेंट के हिसाब से यूज होता है, कोई क्रीम के हिसाब से यूज होता है, कोई सिरप के हिसाब से यूज होता है। तो सिरप जो है वो इंटरनल प्रिपरेशन वाला इमल्शन है और क्रीम और जो ऑइंटमेंट है वो एक्सटर्नल प्रिपरेशन वाला इमल्शन है। दैट्स व्हेन एनी इमल्शन प्रिपरेशन शुड बी मेंशन वेदर इट हैव टू बी यूज्ड इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। इमल्शन शुड बी स्टोर्ड इन ए कूल प्लेस बट रेफ्रिजरेशन शुड बी अवॉइडेड as this low temperature can adversely affect stability of the preparation। क्यों ऐसा होता है? अगर हम इमल्शन को स्टोर करते हैं तो ज़्यादा फ्रीज में अगर रख देंगे, फ्रीजर वगैरह में, तो बहुत कोल्ड टेम्परेचर होने के कारण आपका इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो व्हेन द इमल्सिफाइंग एजेंट बिकम डीनेचर्ड, ऐसा खाली हम इफ यू पुट द कंटेनर इन वेरी hot environment, then also problem. We put the container in the cool environment, these also create problem, because in the very hot and very cool environment there is chance that your emulsifying agent may get deteriorated or become destroyed. That's why it break the emulsion. It immediately आपका emulsion क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, एंड ड्यू emulsifying agent खराब होने से emulsion क्या होगा, आपका फेज सेपरेशन हो जाएगा, ऑयल फेज और वाटर फेज अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन, ये भी देखो, माइक्रोबियल कंटामिनेशन में occur ड्यू टू कंटामिनेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ इमल्शन और ड्यूरिंग इट्स यूसेज ऑफ इम्प्योर रॉ मटेरियल, ठीक है, पोर सैनिटेशन कंडीशन, इन्वेशन ऑफ एन ऑपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंटामिनेशन बाय द कंज्यूमर ड्यूरिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट। तो कंटामिनेशन माइक्रोब्स कहाँ से भी आ सकते हैं, ये डिफरेंट सोर्स हमने बोल दिया कहाँ कहाँ से माइक्रोब्स आ सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे या प्रिकॉशन कैसे लेंगे, यूज ऑफ अनकंटामिनेटेड रॉ मटेरियल। तो कंटामिनेटेड रॉ मटेरियल का यूज को हम अवॉइड करेंगे। केयरफुल क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट विथ स्टीम, ठीक है, केयरफुल क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट विथ स्टीम, ठीक है। आपका जो भी इक्विपमेंट यूज होगा वो अच्छा से क्लीन होना चाहिए। एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो इमल्शन में यूज होगा वो शुड बी नॉन टॉक्सिक, शुड बी स्टेबल टू हीट एंड स्टोरेज, ठीक है ना, हीट और स्टोरेज में स्टेबल रहना चाहिए, केमिकली कंपेटेबल होना चाहिए, कंपेटेबल मतलब मैचिंग होना चाहिए, अलग अलग कोई केमिकल कंपाउंड के साथ उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, उसका एक तो रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेबल टेस्ट, ऑर्डर और कलर होना चाहिए, इफेक्टिव अगेंस्ट फंगस, ईस्ट एंड बैक्टीरिया तीनों में काम करना चाहिए, अवेलेबल इन ऑयल एंड एक्वस फेज एट इफेक्टिव लेवल कंसंट्रेशन, और प्रिजर्वेटिव शुड बी इन अनआयोनाइज्ड स्टेज टू प्रिवेंट टू पेनेट्रेट द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सेल वॉल में पेनेट्रेट करके काम करने के लिए उसमें कोई चार्ज नहीं होने से ज़्यादा वो अच्छा पेनेट्रेट कर सकता है और काम कर सकता है। तो प्रिजर्वेटिव मस्ट नो बाइंड टू द अदर कंपोनेंट ऑफ द इमल्शन, ये तो बहुत ज़रूरी है। दैट व्हेनेवर यू आर यूजिंग एनी प्रिजर्वेटिव इट शुड नॉट गेट रिएक्टेड विद एनी अदर component of the formulation. There are some examples of the antimicrobial agent. Okay, here given here, that is the parahydroxy benzoate ester such as methyl paraben, propyl paraben, butyl paraben, जैसे कि आपका लैब में यूज होता है ये सब,
और ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि आस्कॉर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, सेट्रीमाइड, आपका क्लोरोक्रिसल, सोडियम बेंजोएट, क्लोरोफॉर्म. These emulsifying agents are, these are the examples of the emulsifying agents. Those are used for, these are examples of the antimicrobial agent. Those are used for the formulation of the emulsion. एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी यूज होगा. उसका कैरेक्टर रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट जो है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन, क्योंकि इन द emulsion you are using the oil and tends to go for the oxidation. It is prone to the oxidation. Oxidation मतलब एयर में जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आके आपका प्रोडक्ट खराब होने का चांसेस है. तो उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे. एंटीऑक्सीडेंट जो होगा वो शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट, इफेक्टिव एट लो कंसंट्रेशन अंडर द एक्सपेक्टेड कंडीशन ऑफ स्टोरेज एंड यूज, soluble in medium and should be stable. Antioxidant for use in oral preparation should also be odorless and tasteless. से odorless और tasteless होना चाहिए अगर वो ओरल यूज के लिए यूज हो रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट जो इमल्शन में यूज होते हैं उसका एग्जाम्पल है आपका गार्लिक एसिड, प्रोपाइल गार्लेट, फिर आस्कॉर्बिक एसिड जो कि ओरल प्रोडक्ट में यूज होता है, सल्फाइड्स सुटेफुल ओरल यूज प्रोडक्ट, एल टोकोफेरल ये जनरली कॉस्मेटिक इमल्शन में यूज होता है और ओरल प्रिपरेशन में यूज होता है जिसमें कि विटामिन ए हो. ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में यूज होता है. लो कंसंट्रेशन में ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, उसको BHA बोला जाता है, BHT. और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA, कैपिटल B, कैपिटल H एंड कैपिटल A के साथ भी आप उसको लिख सकते हो. तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन और आपका टोकोफेरल, आस्कॉर्बिक एसिड, गार्लिक एसिड, प्रोपाइल गार्लेट, ऑल दीज आर यूज्ड एज द एंटीऑक्सीडेंट इन द इमल्शन. अभी हम डिस्कस करेंगे इमल्शन का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे.